लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में चलना चाहता है, बट उसी के सामने अगर कोई ऑप्टिकल डेंस मटेरियल जैसे कि ये लेंस अगर आ जाता है तो उसके पाथ को वो बेंड कर देता है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई भी लाइट जब ट्रैवल कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पर अगर कोई ऑप्टिकली डेंस मटेरियल जैसे कि लेंस या फिर हमारा प्रिज्म या फिर हमारा ग्लास स्लैब आ जाए तो वहां पर वो लाइट बेंड हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल कितना ऑप्टिकली डेंस है। ऑप्टिकली डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों ही अलग चीज है। ऑप्टिकली डेंसिटी ये बताता है कि कोई भी लाइट कितना वो बेंड कर सकती है। और ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे ही लगभग 6 से 7 फॉर्मूले हैं, और कौन से फॉर्मूले आपको कब कैसे अप्लाई करना है उसी के लिए ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए जरूरी है। और इसी के साथ साथ आपको मिलने वाला है डिजिटल हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। यहाँ पर ये मीडियम है, मान लीजिए एयर, और ये मीडियम नीचे वाला यहाँ पर वाटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो लाइट को आते हुए देख रहे हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो टकरा कर वापस उसी मीडियम में चली जा रही है। तो अगर लाइट एक ही मीडियम में चली जाए तो उसको कहते थे रिफ्लेक्शन, और अगर लाइट उस मीडियम से पार होकर दूसरे मीडियम में चले जाए, जैसे एयर से वाटर में चले जाए, एयर से ग्लास में चले जाए, तो ये सब चीज क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और यहां पर भी कुछ लॉ होंगे जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसको कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर देखिए जो लाइट है, ऑब्वियसली जो लाइट आ रही होगी उसको क्या कहेंगे, लाइट इंसिडेंट लाइट कहेंगे, और जो एंगल वो नॉर्मल से बनाती है उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, यहां पर भी यहां तक तो पार्ट सेम है, बट क्योंकि लाइट अभी दूसरे मीडियम में आ चुकी है और यहां पर ये जो रे है ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वहां पर यहां पर जो चेंज है वो देखिए, यहां पर एंगल जो है वो इसके सेम नहीं रहता, क्योंकि लाइट जब भी किसी रेयर मीडियम जहां पर डेंसिटी कम है और यहां पर जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां पर जाती है तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। यही चीज यहां पर अलग है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। ये अगर आपको क्लियरिटी आ गई तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके होंगे। नॉर्मल लाइट आपको पता है, नॉर्मल रे क्या होती है, 90 डिग्री टू द सरफेस होती है। और जब भी कोई लाइट आ रही है और ये जो मीडियम 1 है इसको हमने ऑप्टिकली डेंसिटी इसका कम रखा है और इसकी ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट आने पे क्या होगी, बेंड कर जाएगी किसके टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यही केस जब उल्टा हो, जब यहां से लाइट उस साइड चली जाए, उस केस में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते हुए दिखेगी। तो इसका डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहां पर ये जो मीडियम है ये चेंज होना जरूरी है रिफ्रैक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखिएगा कि मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है। और यहां पर अगर बात करें कि क्या होता है लाइट के साथ जब वो रेयर से डेंस मीडियम में जा रही होती है, रेयर से डेंस मीडियम में जब जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। ये कैसे होगा अभी हम डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ लेंगे। और जब डेंस से रेयर की तरफ जाती है तो इसका उल्टा होता है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। आई होप ये डेफिनेशन आपके लिए क्लियर होगा कि आपको अगर यहां पर डेफिनेशन में लिखना है तो क्या लिखना है ये आप समझ चुके होंगे। और अगर हम बात करें इसको डायग्राम से समझने की तो ये है इसका डायग्राम, जहां पर एक मीडियम है जो कि एयर है, और यहां पर ये एयर से जब लाइट पास कर रही है और वो इंसिडेंट रे जो आ रही है वो ग्लास में इंसर्ट होने के बाद क्या हो रही है, जाना तो इसको स्ट्रेट था बट ये स्ट्रेट ना होके टुवर्ड्स द नॉर्मल यहां पर बेंड हो गई है।
इसी लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी, वो आपको बेंड होते हुए नजर आ रही होगी। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? यहां पर ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, ये तीनों ही लाइन जो होती है एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट बढ़ के आ जाता है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अगर हम किसी भी मटेरियल को लें, जैसे कि हम ग्लास ले लें, तो उस मीडिया का किसी भी एंगल में आप साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालेंगे तो वो हमेशा ही एक कांस्टेंट टर्म होगा, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी किसी बुक में इसको म्यू से भी दिखाया गया है। ठीक है, आप किसी भी नोटेशन को लेकर चल सकते हैं। और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं और इसके डिफरेंट फॉर्मूलेस भी हैं। तो पहला फॉर्मूला तो आपका यही हो गया कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडिया। तो आई होप कि स्नेल्स लॉ क्या कहना चाह रहे थे ये आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हमको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मदद से। और ये चीज जो है ये हमेशा ही कांस्टेंट होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या ऐसा यूनिट होता होगा? इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि आप जब भी सेम चीज को सेम चीज से ही रेशियो निकाल रहे हैं तो इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट डजंट हैव एनी यूनिट्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट एक नंबर है, कुछ फ्रैक्शन हो सकता है या कुछ पॉइंट या डेसिमल भी हो सकता है, बट इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता। तो चलिए इसके साथ समझते हैं कि ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्शन कैसा देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर एक ग्लास स्लैब को रखा गया और यहां पर एक लाइट को इंसिडेंट किया जा रहा है। और क्योंकि ये लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, इसलिए यहां पर कोई हमको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा और लाइट सीधी की सीधी आके पास हो जा रही है। और क्या हो अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बल्कि ऑब्लिकली डालें, तो देखिए जैसे जैसे एंगल यहां पर चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहां पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करते जा रही है। और एकदम लास्ट पॉइंट पे इस जगह पर आप देख पा रहे हैं कि लाइट हमारी आई और स्ट्रेट जाने के बदले वो यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट की, और उसके बाद जब वो डेंसर मीडियम, क्योंकि ये ग्लास एक डेंसर मीडियम हो जाएगा इस एयर के कंपैरिजन में, और इसीलिए यहां पर डेंसर से जब एयर में जा रही है तो वहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपको रिफ्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन कब देखने को मिला? जब हमारी एयर से होते हुए लाइट इंसर्ट कर रही है ग्लास में, और ग्लास क्योंकि एक डेंसर मटेरियल है इसी वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हुए दिखाई दे रही है। ये स्ट्रेट जाने के बदला थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जब ये ग्लास से होता हुआ लाइट वापस एयर में आता है तो यहां पर दोबारा मीडियम में चेंज हो रहा है, इसलिए हमको दोबारा मीडियम में रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और इस बार ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। और इसी रीजन से हमको यहां पर ग्लास स्लैब में दो बार रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। आई होप आपको एक ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा कि यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि एयर से डेंसर मटेरियल ग्लास में जा रहा है लाइट, और फिर से दोबारा रिफ्रैक्शन जब ग्लास से एयर में यानी डेंस से रेयर में जा रहा होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखने को मिलता है। तो चलिए इसको एक कार एनालॉजी की मदद से समझ लेते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं आप कि यहां पर रोड है और यहां पर सैंड है, और जब रोड से सैंड में आती है तो कार हमारी थोड़ी सी बेंड कर जाती है। यहां पर आपको अगर समझना है तो यहां पर रिफ्रैक्शन को भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे डेंसिटी बढ़ जाए अचानक से तो वहां पर स्लो हो जाती है। गाड़ी अगर स्लो हो गई तो कहां होगी? सैंड में, और स्लो होने के कारण यहां पर वो बेंड हो जाती है। ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में आ रही है, और स्ट्रेट लाइन में आने की वजह से
यहाँ पर जो रोड है और यहाँ पर जो सैंड है, इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो रही है। तो स्लो होने के कारण ये चाहता है कि हम जल्दी पहुंचे, तो ये अपना शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है और शॉर्टकट रास्ता इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। बट इन केस अगर कार ऑब्लिकली आ रही हो तो उस केस में हम देखेंगे कि हमारा रास्ता जो है वो शॉर्टकट तभी होगा जब हम हल्का सा बेंड हो जाए टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि हमको जाना इस कार से इस साइड है और इस साइड आने के लिए आपके लिए शॉर्टकट रास्ता क्या हो जाएगा, जब आप इस साइड बेंड करेंगे। अगर आप बेंड नहीं करेंगे तो ये आपके लिए लंबा रास्ता ही रह जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन होने की वजह से लाइट भी जब किसी डेंस मटेरियल में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ताकि वो हमारा शॉर्टकट रास्ता हो सके। आई होप इस एनालॉजी से आपको क्लियर हो चुका होगा लाइट कब और क्यों कितना बेंड करती है। जितना ज्यादा स्लो होगा उतना ही ज्यादा बेंड करेगी, और जितना ज्यादा स्लो क्यों होगा, क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा स्लो होगी लाइट। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस मटेरियल कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं क्या? अगर आपका जवाब डायमंड है तो आप करेक्ट हैं। तो डायमंड एक ऐसा मटेरियल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देता है, और इसी वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ही हायर होती है देन अदर मटेरियल। और लाइट को अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग सोचे जो कि बहुत ही तेज दौड़ता है, तो उसको रास्ते में अगर कोई चीज आ रही होगी तो उसकी स्पीड तो ऑब्वियसली स्लो डाउन होनी ही है। और अगर हम बात करें कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगी, तो वो होगी वैक्यूम में, जहां पर उसको कोई भी मटेरियल है ही नहीं कि उसको वो रोके। तो इसीलिए लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है। और अगर हम कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट टू द वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, तो हमको फिर से उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जब हमारी लाइट वैक्यूम से ट्रैवल करते हुए किसी पर्टिकुलर मीडियम में जाती है, और उस पर्टिकुलर मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। तो हमको जो चीज मिल रहा होगा एक कांस्टेंट नंबर, अगेन उसको न्यू या म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ चुका है जो कि है C/V, जहां पर C है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि मैक्सिमम होती है, और हमारा V है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, जिसका भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहां पर ये दूसरा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ चुका होगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। और बात करें अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप यहां पर अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट से मीडियम 2 में, कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में क्या रहती है, और उसको अगर हम डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 2, तो हमको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आपको समझना है। इसको लिखने का तरीका क्या है, ν/1, जहां पर आप इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी जो पहले लिखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं जो बाद में लिखा हुआ है 1 यानी मीडियम 1 से। सेम थिंग हम कर रहे होते थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, बट उसको लिखते थे सिर्फ और सिर्फ न्यू से, क्योंकि हम समझ जाते थे कि उस पर्टिकुलर मीडियम का हम निकाल रहे हैं और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तो वैक्यूम से, तो इसलिए वहां पर लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं होती थी। बट क्योंकि हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसे मीडियम से जिसकी स्पीड ऑफ लाइट अलग हो जाती है और दूसरे मीडियम में अलग हो जाती है, और वैक्यूम या एयर से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से यहां पर हम लिखना पड़ता है हमको ν/1, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 को हम नीचे रखेंगे और 1 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम न्यू का फॉर्मूला जानते थे C/V, जहां पर इस मीडियम के स्पीड का लाइट जो रहता था वो हम यहां लिख रहे होते थे,
और ये होता था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसका नीचे लिखना होता है। तो यहां पर देखिए हम 2 का निकाल रहे हैं, इसीलिए हमको मीडियम 2 यहां पर हम नीचे लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पर कंपैरिजन वैक्यूम से करते थे इसलिए C ऊपर लिखते थे, यहां मीडियम 1 से कंपैरिजन कर रहे हैं इसीलिए उसका स्पीड ऑफ लाइट हम ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। और हमको अगर डायरेक्टली रिलेशनशिप भी निकालना है तो हम यहां पर तीसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यू बाय न्यू 1। यहां न्यू 2 रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये जो न्यू 2 है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, और ये न्यू 1 जो है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है। अगर हमको वो डायरेक्टली गिवन है तो हम डायरेक्ट उनको डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट 2 पहले लिखा है तो 2 ऊपर, 1 नीचे लिखा है तो 1 नीचे। बट यहां पर जो है स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो रेसिप्रोकल में लिखना पड़ता है। आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम अगले वीडियो में कर रहे होंगे। और यहां पर हम अब बात कर लेते हैं एक और फॉर्मूले की, जब मीडियम यहां पर 2 नहीं बल्कि 3 हो। जब 3 मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा हो तब हमको क्या क्या जानना जरूरी है और उस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो वहां पर हम ये फॉर्मूला लगा रहे होंगे। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है और हमको गिवन है मीडियम 3 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ 2 और हमको गिवन है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको याद करने का तरीका कैसा है, जैसे आपको यहां पर 3 है और 1 है, 3 और 1 के बीच में आपको निकालना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, न्यू इंटू न्यू लिख देंगे और 3 पहले लिख देंगे और 1 लास्ट में लिख देंगे, और फिर जिस मीडियम की बात नहीं हुई है यानी कॉमन मीडियम जो कि 2 है वो इस जगह पे और इस जगह पे अपने आप ही आ जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि वहां पर आपको कैसे यूज करना है। और इसी के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझ लेते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हमें चीजें पानी में ऊपर की तरफ दिखाई देती है। जैसे आप अगर एक्वेरियम में मछली देख रहे होंगे ऊपर से तो आपको लगेगा कि आप हाथ डालेंगे और पकड़ लेंगे, बट एक्चुअली में उसका डेप्थ जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर आपको मछली मारने का ही शौक है तो भी आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब निशाना लगा रहे होंगे इसके ऊपर तो आप उसकी रियल नहीं बल्कि वर्चुअल डेप्थ को देख पा रहे होंगे, और उस वजह से आपको लगेगा कि मछली तो ऊपर है, बट एक्चुअली में मछली थोड़ा नीचे की तरफ होती है। इसलिए आपको निशाना अगर लगाना भी है तो आप थोड़ा नीचे की तरफ मारेंगे, तभी जाकर आप निशाना करेक्ट लगा पाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण ये हमको डिफरेंस दिखाई देता है एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ में। इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि आपके लिए सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप इसको अगर जानना चाहे तो आप ये भी जान सकते हैं। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला है। यहां पर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ अगर कर देंगे तो भी आपको उस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। जैसा कि यहां पर ग्लास एक्वेरियम लिया गया है और इसमें पानी है। इस पानी का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो वहां पर रखी हुई चीज, जैसे कि एक कॉइन रखा गया है और उसका कितना गहराई में है रखा हुआ और कितनी गहराई में हमको दिख रहा है, वो हमको पता चल जाए रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आपको मैंने एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिया। और बात कर ले अगर हम सारे फॉर्मूलेस की जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देखना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं। यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कि C/V होता है, और दूसरा यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ये सारे फॉर्मूले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, जहां पर सबसे पहला हमारा स्नेल्स लॉ ने दिया था sin I/sin R। उसके बाद अगर हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो दोनों मीडियम का तो हम डायरेक्टली उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको वो भी मिल जाएगा। और अगर हमको स्पीड ऑफ लाइट पता है तो वहां पर V1/V2 करना पड़ेगा अगर हम N21 निकाल रहे हैं तो। और अगर हमको N21 निकालना है और हमको गिवन हो N12, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल भी ले लें
तो भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। और रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ भी कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका आप टेंशन ज़्यादा ना लें। और लास्ट फॉर्मूला जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 3-1 का डायरेक्टली आपको 3 मीडियम वाला स्पेशल केस बनता है। इस केस में जब भी लग रहा होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। और इन सब पे अगर आपको न्यूमेरिकल देखना है तो हमारे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं।